नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आप सबको बता रहे हैं कि जो इंटर कॉलेज और नाइन्थ यानी क्लास 9 से इंटर तक जितने भी समझ लीजिए स्कूल थे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी क्या यानी 19 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया। कब से? 19 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया। तो जितने भी स्कूल थे समझ लीजिए, अब तक ये आ रहा था कि स्कूल समझ लीजिए अब स्कूल चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट के जो हमारा यानी जितने भी स्टूडेंट है उनका फ्यूचर इसमें सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि तो ये भी स्कूल चलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि सभी चीज़ें जब ओपन हो गई हैं तो स्कूल और कॉलेज सभी चलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उनका परीक्षा अगर किसी तरह बच्चे पास तो हो जाएंगे, लेकिन तो उन्हें नॉलेज कुछ नहीं हो पाएगा। तो 19 तारीख से समझ लीजिए 2 पालियों में कक्षाएँ चलेंगी। यानी ये जो पहला वाली चलेगा 9 यानी कक्षा 9 और 10 के जो स्टूडेंट रहेंगे वो समझ लीजिए उनका जो टाइम टेबल रहेगा क्लास 9th के रहेंगे, 9th और 10 यानी कक्षा 9 और 10 का उनका टाइम टेबल है 9 से 12 बजे तक है। उसके बाद जो सेकंड पाली है यानी कक्षा 11 और 12 के बच्चों को, उनकी जो सेकंड पाली जो क्लासें चलेंगी 12:30 से 3:30 बजे, यानी सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया उस हिसाब से हम आप सबको बता रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट समझ लीजिए अब स्कूल खुल गया, आप सब स्कूल कॉलेज जा सकते हैं पढ़ाई के लिए। और अगर आप सबको कोई दिक्कत होती है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप देखकर कोई भी सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर में आप पढ़ाई कर सकते हैं। कंटिन्यू हमारे वीडियो उपलब्ध होता रहेगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमने इसलिए कुछ बच्चों की मांग आ रहा था कि आप सर एग्रोनॉमी फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो एग्रोनॉमी फिर से दोबारा 0 लेवल से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन पहले बताए हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन तो हमने बता ही दिया है। अब हम मोइट कल्टीवेशन में एक लेक्चर हमारा हो गया, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो अब हम उसी को आगे देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखे तो लास्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट एंड जलवायु देख रहे थे कि गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हाट इज जर्मिनेशन, तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब उसी के आगे हम बढ़ाते हैं, तो आगे देखते हैं गेहूं के पुष्करम को क्या कहते हैं, यानी इनफ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट। गेहूं के पुष्करम को कहते हैं, गेहूं के पुष्पक्रम को कहते हैं। अब गेहूं की इनफ्लोरेसेंस यदि जो इनका पुष्करम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो स्पाइक। ये ध्यान रखना, क्या? स्पाइक। इसे इंग्लिश में ऐसे भी स्पाइक कहा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, व्हीट इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, यानी गेहूं के पुष्करम को क्या कहा जाता है? तो गेहूं के पुष्करम को क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। उसको बताया जाता है गेहूं के फल या बीज को क्या कहा जाता है, यानी गेहूं के बीज को क्या किया हमने पुष्कर। अब आ जाता है गेहूं के जो सीड बनते हैं उससे क्या कहा जाता है? गेहूं के बीज को कहते हैं तो गेहूं के बीज को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस। क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा जा सकता है कि गेहूं के बीज को हम क्या कहते हैं, तो गेहूं के बीज को क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। ये ध्यान रखना। और हम आगे देखते हैं गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। अब आ जाता है, अब टेस्ट वेट क्या होता है हमने आप सबको बता दिया कि 1000 दानों के भार को हम टेस्ट वेट कहते हैं, और सीड इंडेक्स किसे कहते हैं? 100 दानों के भार को हम क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स कहते हैं। तो आ जाता है गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? कितना होता है? अब गेहूं के टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम। ये ध्यान रखना, कितना होता है? 40 ग्राम होता है। यानी अगर गेहूं का जो सीड होता है अगर 1000 दाने हम ले लेते हैं, उसका वेट करेंगे क्या, उसको हम तौलते हैं तो उसका जो भार आता है, तो भार कितना हो जाता है? 40 ग्राम होता है। तो इतना हो गया गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। अब आ जाता है फ्लेरिस माइनर, एक है जो गेहूं का सबसे मुख्य खरपतवार कौन सा होता है? फ्लेरिस माइनर, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेहूं भी बोला जाता है या गुल्ली डंडा भी उसे कहा जाता है। तो पहले उसको देख लेते हैं। गेहूं का मुख्य खरपतवार होता है, गेहूं का मुख्य
गेहूं का मुख्य खरपतवार होता है। तो गेहूं का मुख्य खरपतवार क्या होता है, उसे हम बोलते हैं गेहूंसा। गेहूंसा बोला जाता है या गुल्ली डंडा। या उसे हम क्या बोलते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। गेहूंसा बोला जाता है या गुल्ली डंडा। अब इसका ये तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, गेहूंसा या गुल्ली डंडा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये हम ये भी कह सकते हैं नकलची बीज, यानी नकलची खरपतवार, ये भी लिख सकते हैं नकलची खरपतवार। क्या हो जाएगा, नकलची खरपतवार। अब नकलची खरपतवार ये हो जाएगा, तो इसका हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी फ्लेरिस माइनर इसमें कह सकते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, यही नोट कर लेना। इसका जो हो जाता है साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम कह सकते हैं गेहूंसा का। तो यस यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा जा सकता है गेहूं का यानी जो हमारा गेहूंसा होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, तो फ्लेरिस माइनर होता है। अब इसी का हम बता रहे थे आप सबको टेस्ट बेड, क्या टेस्ट बेड बता रहे थे। तो ये नोट कर लेना कि गेहूंसा का या फ्लेरिस माइनर का टेस्ट बेड कितना होता है। फ्लेरिस माइनर का टेस्ट बेड या ऐसे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टेस्ट बेड। तो इसका जो टेस्ट बेड होता है 2 ग्राम होता है, कितना, 2 ग्राम। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि फ्लेरिस माइनर जो होता है इसका टेस्ट बेड, इसके 1000 दानों का भार कितना होता है, तो 2 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। तो आप सबको हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बनाइए। तो इतना हो गया। और हमने बता दिया था कि गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो एक बार दोबारा हम रिपीट आप सबको कर रहे हैं कि गेहूं के पुष्करण को क्या कहते हैं, स्पाइक। इसके बीज को क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम। गेहूं का मुख्य खरपतवार क्या होता है, गेहूंसा या गुल्ली डंडा, ऐसे नकलची खरपतवार भी बोला जाता है। अब फ्लेरिस माइनस का टेस्ट वेट कितना होता है, 2 ग्राम। कितना हो जाएगा, 2 ग्राम होता है। अब हम देखते हैं सॉइल या मृदा। अब सॉइल या मृदा मतलब कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी भूमि अच्छी होती है, यानी किस भूमि में हम गेहूं की खेती कर सकते हैं। तो गेहूं की खेती के लिए यानी दोमट या बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट भूमि, दोमट या बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, तो दोमट या बलुई दोमट भूमि, यानी सैंडी लोम या सैंडी लोम, ये ध्यान रखना। यानी दोमट या बलुई दोमट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंडी लोम या लोम। या इसमें भी या हम क्ले में भी इसकी खेती कर सकते हैं। क्ले जो भूमि होती है उसमें भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी भूमि यानी परचेज करना चाहिए, किस प्रकार की सॉइल होनी चाहिए जिसमें हम गेहूं की खेती कर सकें।
तो सैंडी लोम या बलुई दोमट या क्ले भूमि जो होता है सर्वोत्तम मानी जाती है। इतना हो गया, आप इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं ट्रिटिकम स्टिवम जो गेहूं की प्रजाति होती है, डिप्लॉइड होती है, टेट्रापोलॉइड या हेक्सापोलॉइड, इसको भी देख लेते हैं। गेहूं के ट्रिटिकम स्टिवम हेक्सापोलॉइड प्रजाति है। हेक्सापोलॉइड, ये ध्यान रखना क्या होता है, हेक्सापोलॉइड प्रजाति होती है। कैसे होती है, हेक्सापोलॉइड प्रजाति होती है। इसको ऐसे इंग्लिश में ले लीजिए तो क्लियर रहेगा। हेक्सा क्या हो जाएगा, हेक्सापोलॉइड प्रजाति। कैसे हो जाएगी, हेक्सापोलॉइड प्रजाति हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यानी हिंदी में बोला जाता है षष्ठ गुणित। क्या, षष्ठ गुणित। ये ध्यान रखना, हेक्सापोलॉइड अगर याद रहोगे तो आप सबका कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं में। तो ये ध्यान रखना, जो गेहूं ट्रिटिकम स्टिवम होती है वो कैसी होती है, डाइपोलॉइड, टेट्रापोलॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो क्या होता है, हेक्सापोलॉइड होती है। क्या होती है, हेक्सापोलॉइड होती है। अब ट्रिटिकम स्टिवम को कॉमन होल्ड के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ट्रिटिकम स्टिवम को ट्रिटिकम स्टिवम को कॉमन हुड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रिटिकम स्टिवम जो गेहूं की प्रजाति होती है इसको सामान्य गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सामान्य गेहूं के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है, इमर गेहूं एक होता है, उसका बोटेनिकल नेम पूछा जा सकता है। इमर गेहूं क्या हो जाएगा, अब इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, बोटेनिकल नेम। अब बोटेनिकल नेम क्या हो जाता है, ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम। तो ये ध्यान रखना कि इमर गेहूं जो होता है उसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम होता है। अब इसमें अगर 12 पूछ लेता है तो 12 इसमें क्या होता है, 28। 12 कितना होता है, 28 होता है। और ये कैसे प्रजाति, टेट्रापोलॉइड होती है। क्या दर सॉरी, तो कैसी वैरायटी है प्रजाति होती है, टेट्रापोलॉइड होती है। टेट्रापोलॉइड्स, ये ध्यान रखना क्या हो जाएगा, टेट्रापोलॉइड है। टेट्रापोलॉइड होती है, टेट्रापोलॉइड। तो ये कैसे वैरायटी है, टेट्रापोलॉइड होती है, इसमें 12 बराबर 28 होता है। तो ये ध्यान रखना कि इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम हो जाएगा, 12 बराबर 28 हो जाएगा। एक टेट्रापोलॉइड स्पीशीज या जाति या प्रजाति होती है। इतना आप सबको अच्छे से हमने बता दिया है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, सैंडी लोम या लोम, बलुई दोमट या क्ले, जिसे हिंदी में मृत्तिका बोला जाता है। ठीक है। और ट्रिटिकम स्टिवम जो गेहूं होता है हेक्सापोलॉइड होता है, षष्ठ गुणित प्रजाति स्पीशीज या जाति होती है। ये ट्रिटिकम स्टिवम को कॉमन व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। इमर गेहूं का बोटेनिकल ट्रिटिकम डाइकोकम 12 बराबर 28 से क्या होता है, टेट्रापोलॉइड होता है। क्या होता है, टेट्रापोलॉइड प्रजाति होती है। इतना आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं
ड्यूरम या मार्कोनी या कटिया गेहूं का, कठिया ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम या मार्कोनी या कटिया गेहूं। ये ध्यान रखना। अब इन सब का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम या मार्कोनी या कटिया गेहूं। इससे क्या बोला जाता है? ट्रिटिकम ड्यूरम या मार्कोनी या कटिया गेहूं। अब इनका बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। यहीं से कंफर्म हो रहा क्या ड्यूरम गेहूं में इसको क्यों लिख सकते हैं? तो क्यों अगर ड्यूरम लिखेंगे तो भी, तो इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ये अगर पूछ लेता कठिया गेहूं का बोटेनिकल नेम, मार्कोनी गेहूं का या ट्रिटिकम ड्यूरम, तो क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम ड्यूरम बोटेनिकल नेम होता। अब इसमें 2n इक्वल टू कितना होता है ये भी देख लेते हैं। 2n इक्वल टू 28 होता है। कितना होता है? 28। और ये भी क्या होता है? टेट्रापोलाइट प्रजाति होती है। कैसे होते हैं? टेट्रापोलाइट प्रजाति होती है। तो ये भी नोट करते चलना कैसे टेट्रापोलाइट स्पीशीज या प्रजातियां जात होती है। और हम आगे देखते हैं। अब ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम, ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम तो क्या जाएगा? ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम, ब्रेड व्हीट। अब इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है देख लेते हैं। ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम वल्गेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वल्गेयर, ट्रिटिकम। तो ये ध्यान रखना कि ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम वल्गेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्गेयर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है भारतीय इंडियन ड्वार्फ व्हीट, भारतीय बौने गेहूं, इंडियन ड्वार्फ व्हीट। क्या हो जाए? इंडियन ड्वार्फ व्हीट यानी भारतीय बौने गेहूं। तो भारतीय बौनी, इंडियन ड्वार्फ व्हीट मतलब भारतीय बौनी गेहूं। इसका क्या नाम? भारतीय बौनी गेहूं। इसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम स्पोरोकोकम, ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। तो ये ध्यान रखना। तो इंडियन ड्वार्फ व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम स्टीरम हो जाएगा। ब्रेड व्हीट गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम वल्गेयर हो जाएगा। ड्यूरम या मार्कोनी या कटिया गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। 2n इक्वल टू 28 होता है। ये क्या होता है? टेट्रापोलाइट स्पीशीज या जात होती है। तो ये आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे कॉन्सेप्ट के बेस पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। ना ज़्यादा हाई है और ना ज़्यादा लो है। आपके एक भी क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए बोर्ड पेपर या कोई भी दीजिए, आपके लिए नंबर 1 का क्वेश्चन बता रहे हैं जो समझ लीजिए कई किताबों से हमने छाट कर बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं में जो एक बाली होती है उस गेहूं की प्रति बाली दानों की संख्या कितनी होती है? जैसे गेहूं में एक बाली होती है उसमें दानों की संख्या कितनी होती है? गेहूं में प्रति बाली दानों की संख्या लगभग कितनी होती है? दानों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दानों की संख्या लगभग कितनी? एक जो बाली होती है आप सब देखे होंगे गेहूं जब पक जाता है उसमें बाली आ जाती है, तो उसमें लगभग दानों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 35 से 40। क्या हो जाएगा? 35 से 40 दाने प्रति बाली। 35 से 40 दाने प्रति बाली होते हैं। यदि एक बाली में अगर दानों की संख्या पूछ लेता है
नंबर ऑफ ग्रेन का पूछ लेता है तो 35 से 40 दाने होते हैं प्रति बाली में। ये हो गया आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम नोट करते चलिए। नंबर 1 का नोट से आप सबका समझ लीजिए बनेगा। और हम आगे देखते हैं गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, यानी जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ विद इरिगेशन, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्रांतिक अवस्था क्या हो जाएगा, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था हो जाएगा। अब इनकी क्रांतिक अवस्था क्या होती है, CRI, इसका शॉर्ट नेम होता क्या होता, CRI। इसे हिंदी में बोलते हैं ताज मूल जड़ निकलते समय या क्राउन रूट इरिगेशन या इरिगेशन कह सकते हैं, क्राउन रूट इरिगेशन कह सकते हैं। ताज मूल जड़ निकलते समय हिंदी में क्या कहते हैं, ताज मूल जड़ निकलते समय या शिखर जड़ बनते समय। इतना ध्यान रखना, बस यही याद रखना कि गेहूं में जो सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था होती है ताजमूल जड़ निकलते समय या शिखर बनते समय। इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था CRI होता है, क्राउन रूट इरिगेशन। तो क्या हो जाएगा, CRI यानी क्राउन रूट इरिगेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अब ये कितने दिनों पर करते हैं, इसको बताइए कितने दिनों पर करते हैं। तो ये अवस्था होती है 21 दिन, कब 21 दिन में होती, ये ध्यान रखना। तो गेहूं में पहले सिंचाई कब की जाती, बुआई के 21 से 25 दिन बाद या 21 से 21 दिन बाद। तो ये क्वेश्चन और हम आप सबको पूरा बता दे रहे हैं। गेहूं में पहली सिंचाई पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो जब हम इरिगेशन बताएंगे तो आप सबको जरूर बताएंगे, लेकिन तो यहाँ पर हम आ गए इरिगेशन तो हम आप सबको यार तो कब करना चाहिए, बुआई के 21 से 25 दिन बाद। बुआई के 21 से 25 दिन के बाद। तो यही हमारा ये गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, CRI होता है, जो ताजमूल जड़ निकलते समय होता है। क्या होता है, CRI यानी ताजमूल। तो ताजमूल जड़ निकलते समय करना चाहिए। और कब करना चाहिए, 21 से 25 दिन बाद। यही क्या है, 21 से 25 दिन बाद। इसको आप अब इतना महत्वपूर्ण हो गया। अब हम देखते हैं वैरायटियां, प्रजातियां। या एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था को किसने दिया। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था को सिंचाई की क्रांतिक अवस्था को किसने बताया या किसने दिया, किसने दिया। अब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था को किसने दिया था, सबसे पहले किसने बताया था कि क्रांतिक अवस्था गेहूं में इस स्टेज पे हम इसकी सिंचाई करते हैं। तो डॉक्टर BL भारद्वाज। किसने, डॉक्टर BL भारद्वाज। डॉक्टर BL
भारद्वाज, भारद्वाज ने बताया था। ये ध्यान रखना कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, सीआरआई, क्राउन रूट इरिगेशन एंड इरिगेशन दोनों कर सकते हैं। ताजमहल जड़ निकलते समय कब करते हैं, बुआई के 21 से 25 दिन बाद। यह अवस्था किसने बताया था, तो डॉक्टर बी एल भारद्वाज ने। किसने, डॉक्टर बी एल भारद्वाज ने बताया था। और हम अब आगे देखते हैं वैरायटी या प्रजातियां। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजातियां। अब वैरायटी ऑफ प्रजाति में जैसे सिंगल जीन होता है, डबल जीन या ट्रिपल जीन, इसकी तरह से इस तरह इसमें हम देखते हैं कि गेहूं की सिंगल जीन वैरायटी कौन सी होती है, डबल जीन वैरायटी कौन सी होती है, या ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल जीन वैरायटी। सिंगल जीन वैरायटी क्या देखेंगे, सिंगल जीन वैरायटी या प्रजाति। तो सिंगल जीन में कौन कौन सी वैरायटी आती है, प्रताप। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रताप, कामा HD 23-29, प्रताप हो जाए HD 23-29, सॉरी इसको थोड़ा, ये डबल जीन के अंतर्गत आ जाएगा, इसको मिटा देंगे, ये डबल जीन के। तो सिंगल जीन हमारी हो जाएगी सोनालिका, लर्मा, रोजो और सुजाता। सोनालिका, कमा लर्मा, रोजो और सुजाता, ये सब गेहूं की सिंगल जीन वैरायटी। कौन सी, सोनालिका हो जाएगा, लर्मा, रोजो हो जाएगा और सुजाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुजाता। ये हमारे सिंगल जीन वैरायटी। अब देखते हैं डबल जीन वैरायटी। डबल जीन वैरायटी, अब डबल जीन वैरायटी अपनी जात कौन सी होती है, इसमें आ जाएगा प्रताप, कमा HD 23-29, प्रताप हो जाएगा HD 23-29 हो जाएगा। कल्याण सोना, कल्याण सोना क्या हो गया, HD 23-29, प्रताप हो गया, कल्याण सोना, सोनारा 64, जनक और अर्जुन। यह सब गेहूं की डबल जीन वैरायटी, कौन सी, डबल जीन वैरायटी हो जाएगी। अब गेहूं की हम देखते हैं ट्रिपल जीन वैरायटी। ट्रिपल जीन वैरायटी, अब ट्रिपल जीन वैरायटी कौन कौन सी हो जाती है, यूपी 301, हीरा क्या हो जाएगा, यूपी 301 हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, लाल बादशाह और मोती। और कामा मोती। तो ये गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी, कैसी वैरायटी है, ट्रिपल जीन वैरायटी। तो ये हमने जीन के हिसाब बता दिया कि सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन वैरायटी की। तो सिंगल जीन में सोनालिका, लर्मा, रोजो, सुजाता। डबल जीन वैरायटी प्रताप, HD 23-29, कल्याण सोना, सोनारा 64, सॉरी ये करना, सोनारा यहाँ 64 रहेगा, जनक और अर्जुन हो जाएगा। अब ट्रिपल जीन वैरायटी यूपी 301, हीरा, लाल बादशाह और मोती। यूपी 301, हीरा, लाल बादशाह और मोती, ये सब हमारे जीन के अनुसार जो गेहूं की वैरायटी या प्रजातियां है। अब हम आगे देखते हैं
अन्य वैरायटी यानी अदर प्रजातियां, अदर वैरायटी। अदर वैरायटीज। अब जो और वैरायटी मुख्य रूप से छूटी उसको भी आप सबको बता दे रहे हैं। तो जगह राजलक्ष्मी, क्या हो जाएगा? राजलक्ष्मी हो जाएगा। देवा का वैशाली, क्या हो जाएगा? राजलक्ष्मी देवा का वैशाली हो जाएगा। मगहर, इंदिरा का गोमती, क्या हो जाएगा? गोमती हो जाएगा। पूसा गोल्ड, पूसा गोल्ड को और किस नाम से जाना जाता है? WR 544, WR 544। उन्नत हलना, क्या हो जाएगा? उन्नत हलना हो गया। पूसा बसंत, उसके बाद C306। ये सब गेहूं की जो मुख्य वैरायटी थी उसको हमने आप सबको बता दिया। या PBW 343, ये सब तो वैरायटी होती है। तो जो यानी जो आपके बुक में दिया, जो आपके लिए महत्वपूर्ण, हमने उन सब वैरायटी को आप सबके बता दिया। अदर वैरायटी पहले हमने उस तरीके से सिंगल, डबल और ट्रिपल के अनुसार। अब अन्य वैरायटी जो बची उसको हमने बता दिया। राजलक्ष्मी, देवा, वैशाली, मगहर, इंदिरा, गोमती, पूसा गोल्ड, पूसा गोल्ड। अगर पूसा गोल्ड BOLD जैसे क्लीन तो वो सरसों की होगी, लेकिन जो गोल्ड मतलब सोना लगा, तो समझ लीजिए गेहूं की है। WR 544, उन्नत हलना, पूसा बसंत और C306। ये गेहूं की जितनी भी वैरायटी थी हमने आप सबको अच्छे तरीके से बता दिया। इतना हो गया। और अब हम आगे देखते हैं। अब गेहूं कैसा C3 प्लांट, ये ध्यान रखना। गेहूं C3 प्लांट, C3 तथा अब कैसा है? लॉन्ग डे या शॉर्ट डे। तो ये C3 और लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट। अब ये ध्यान रखना C3 और C4 में एक बार हम आप सबको अंतर ऐसे बता दे रहे हैं। पौधे 3 प्रकार के C3, C4 और कैम प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? C3, C4 और कैम प्लांट होते हैं। अब C3 ऐसे हम मार्फोलॉजी मतलब उसकी बाहरी स्ट्रक्चर कैसे हम देख के बताएंगे कि ये पौधा C3 या जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है उसे हम C4 के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इनकी पत्ती आप सब देखे होंगे बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? C4 कहते हैं। और C3 जिनकी पत्तियां पतली होती है देखने पर, वो किसके अंतर्गत? C3 के अंतर्गत आता है। अब कैम का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है? कैल्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? कैल्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। अब कैम क्या होता है? इनके स्टोमेटा क्या होता है? रात में होता है, क्या दिन में? सॉरी, इनके स्टोमेटा के बारे में तो इसे इसको छोड़ते हैं। ये इसमें एक मेन कैरेक्टर ये है, स्टोमेटा तो तरह नहीं, सबसे मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें जो होते हैं सबसे अधिक जल धारण करते हैं। क्या? सबसे अधिक पानी का अवशोषण करते हैं। तो कौन से? कैम प्लांट करते हैं। आप सब देखे होंगे जैसे लहसुन, प्याज, ये सब देखे होंगे रात में सबसे अधिक पानी का ये अवशोषण करते हैं। तो देखे होंगे इनके सिराई जो पत्तियों की लास्ट सिरा, उसमें पानी की बूंदें इकट्ठा ही रहती है, ये सबसे अधिक पानी का अवशोषण करते हैं, जैसे पाइनएप्पल। तो ये हमारा हमने ऐसे मार्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। तो गेहूं C3 और लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे मतलब और शॉर्ट डे मतलब क्या होता है? लॉन्ग डे मतलब ये होता है जो जैसे अगर कोई फसल ग्रो और परिपक्व होते समय उसे लंबे दिन, उस समय दिन लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो उसे लॉन्ग डे, अगर दिन छोटा हो रहा है उस समय तो उसे शॉर्ट डे बोला जाता है। तो दिन इसमें बुआई के समय तो शॉर्ट रहता है, लेकिन तो जब इसके फरवरी जनवरी में या जब हार्वेस्टिंग करते हैं या मैच्योर होता है तो दिन बड़े होने लगते, तो इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत ये आता है।
तो इतना आप सबको हो गया, हमने यहाँ तक बता दिया लॉन्ग डे और शॉर्ट डे। अब आगे हम बताएंगे आप सबको सीड रेट और जो भी इससे चीज़ें, यानी आप सबको डिटेल से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी फंस रहे यानी छूटने वाला नहीं है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो और ये जरूर बताइएगा आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप सबको हम लेक्चर अच्छे मतलब और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा ये प्रोवाइड करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।